अकबर और बीरबल का हंसमुख दरबार, जहां हर समस्या का हल एक मुस्कान थी प्रस्तावना। एक अनूठा दरबार हिंदुस्तान के इतिहास के विशाल कैनवास पर, जहां राजाओं, सुल्तानों और शहंशाहों की गाथाएं खून और तलवार से लिखी गईं। वहीं एक ऐसा दौर भी था जब आगरा के किले की दीवारों के भीतर ठहाकों की गूंज सियासत के संजीदा शोर पर भारी पड़ती थी। यह दौर था शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, और उनके दरबार की उस अनोखी रूह का नाम था बीरबल। अकबर का दरबार केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि वह एक जीवंत नाट्यशाला थी जिसका मंचन हर रोज होता था। इस नाट्यशाला के नायक थे शहंशाह अकबर और सूत्रधार थे उनके प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल। यह एक ऐसा दरबार था जहां सबसे जटिल समस्याओं का हल भी हास्य और विनोद की चाशनी में लपेटकर पेश किया जाता था। जहां कानून की भारी भरकम किताबों से ज्यादा अहमियत इंसान की समझ और मनोविज्ञान को दी जाती थी। यह एक हंसमुख दरबार था, जहां बादशाह का तनाव, दरबारियों की ईर्ष्या और सल्तनत की चिंताएं बीरबल की एक चुटकी या एक हाजिर जवाबी से धुएं की तरह उड़ जाती थीं। यह कहानी उसी हंसमुख दरबार की है। यह उन पलों का दस्तावेज है जब बुद्धि ने तलवार को मात दी, जब एक मुस्कान ने साजिश को नाकाम किया, और जब एक ठहाके ने न्याय का परचम लहराया। चलिए समय के गलियारों से गुजरकर उस दरबार में प्रवेश करते हैं, जहां हर सुबह एक नई पहेली और हर शाम एक नई मुस्कुराहट लेकर आती थी। अध्याय 1। दरबार का मौसम। वैज्ञानिक आगरा में मानसून की उमस भरी दोपहर थी। दीवान-ए-आम में कामकाज चल रहा था, लेकिन गर्मी और उमस से सभी बेहाल थे। शहंशाह अकबर भी कुछ चिड़चिड़े महसूस कर रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, कोई बता सकता है कि बारिश कब होगी? इस गर्मी ने तो जीना मुहाल कर दिया है। बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी अपने अपने पोथी पत्रे देखने लगे। किसी ने ग्रहों की चाल का हवाला दिया, तो किसी ने नक्षत्रों की स्थिति का। सबने अलग अलग अनुमान लगाए, लेकिन कोई भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सका। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो? तुम्हारी ज्योतिष विद्या क्या कहती है? बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, आलमपनाह, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि बारिश ठीक 4 दिन बाद होगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। इतना सटीक दावा! एक दरबारी, जो बीरबल से जलता था, ने तुरंत कहा, जहां पनाह, अगर 4 दिन बाद बारिश नहीं हुई तो बीरबल को सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो आपको पूरे 1 महीने तक दरबार में मेंढक की तरह टर्राना होगा। दरबारी ने तुरंत हामी भर दी। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल का तुक्का गलत साबित होगा। 3 दिन बीत गए। आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं दिखा। चौथा दिन भी लगभग आधा बीत गया और मौसम जस का तस था। दरबारी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और बीरबल को नीचा दिखाने के सपने देख रहा था। अकबर भी चिंतित थे कि कहीं इस बार बीरबल की बात गलत न साबित हो जाए। शाम ढलने लगी। तभी बीरबल ने अपने एक सेवक को इशारे से बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तुरंत दरबार से बाहर भागा और कुछ देर बाद एक धोबी को लेकर हाजिर हुआ। धोबी के कंधे पर गंदे कपड़ों का एक बड़ा सा गट्ठर था। बीरबल ने धोबी से कहा, ये कपड़े किसके हैं? धोबी ने कहा, हुजूर, ये आपके ही हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम इन्हें अभी जाकर धो डालो। मुझे ये सारे कपड़े कल सुबह तक सूखे हुए चाहिए। धोबी घबराकर बोला, नहीं हुजूर, यह तो अनर्थ हो जाएगा। मैं आज कपड़े नहीं धो सकता। क्यों नहीं धो सकते? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। धोबी ने आसमान की ओर देखकर कहा, मालिक, मेरा गधा पिछले 2 घंटे से कान नीचे करके हिनहिना रहा है। जब भी वह ऐसा करता है तो उस दिन रात को मूसलाधार बारिश जरूर होती है।
अगर मैंने कपड़े धोए तो वे कभी नहीं सूखेंगे। धोबी की बात खत्म होते न होते आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और कुछ ही पलों में जोरों की बारिश शुरू हो गई। पूरा दरबार भीगने से बचने के लिए अंदर की ओर भागा। अकबर ने भीगते हुए ठहाका लगाया और बीरबल से कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारे मौसम वैज्ञानिक गधे ने तो हमारे सारे ज्योतिषियों को मात दे दी। उधर वह शर्त लगाने वाला दरबारी शर्म से पानी पानी हो रहा था। इस घटना ने दरबार को एक और यादगार ठहाका दिया और यह साबित कर दिया कि ज्ञान हमेशा बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि ज़मीनी अनुभव में भी छिपा होता है। अध्याय 2 सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर को अक्सर अजब विचार सूझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। इसके लिए हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। यह एक बहुत ही अजीब काम था। किसी को मूर्ख कहना उसका अपमान करना था और शहंशाह के हुक्म पर ऐसा करना और भी मुश्किल था। लेकिन बीरबल ने इसे भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे राज्य के दौरे पर निकल पड़े। महीना पूरा होने पर वे दरबार में केवल 4 लोगों के साथ हाजिर हुए। अकबर ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमने तुम्हें 6 मूर्ख लाने को कहा था और तुम सिर्फ 4 लेकर आए हो। बाकी के 2 कहाँ हैं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, बाकी के 2 भी यहीं मौजूद हैं। बस आप मुझे अपनी बात पूरी करने की इजाजत दें। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरा पहला मूर्ख है। मैंने इसे एक बैलगाड़ी पर बैठे देखा। गाड़ी पर सामान लदा हुआ था और इसने सामान की एक भारी गठरी अपने सिर पर उठा रखी थी। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो इसने कहा कि वह बेचारे बैल पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए यह खुद बोझ उठा रहा है। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया, हुजूर, यह दूसरा मूर्ख है। मैंने इसे रात के अंधेरे में सड़क पर कुछ ढूंढते देखा। पूछने पर पता चला कि इसकी अंगूठी घर के आंगन में खो गई है। जब मैंने पूछा कि फिर वह उसे सड़क पर क्यों ढूंढ रहा है, तो उसने जवाब दिया कि आंगन में अंधेरा है और यहाँ चिराग की रोशनी है। इस पर एक और जोरदार ठहाका लगा। तीसरे और चौथे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बीरबल बोले, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई इस बात पर थी कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा मूर्ख है। ये दोनों मुझसे फैसला करवाने आए थे, तो मैं इन्हें भी साथ ले आया। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, ये तो 4 हुए, पर तुम तो कह रहे थे कि 6 मूर्ख मौजूद हैं। बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, 5वां सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूँ, जिसने सल्तनत के जरूरी काम छोड़कर 1 महीना ऐसे फालतू काम में बर्बाद कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि अब छठा कौन होगा। बीरबल ने शहंशाह की आंखों में देखते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, और छठे मूर्ख के लिए गुस्ताखी माफ हो। जहांपनाह, अकबर बीरबल का इशारा समझ गए। वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए और अपनी गद्दी पर बैठे बैठे ही ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, तुमने हमें भी नहीं बख्शा। तुमने बड़ी चतुराई से हमें यह सबक सिखा दिया कि ऐसे बेमतलब के कामों में वक्त जाया करना मूर्खता ही है। यह घटना दरबार के इतिहास में 6 मूर्खों की गिनती के नाम से दर्ज हो गई, जहां शहंशाह खुद भी अपनी गिनती करवाने में हंस हंस कर शामिल हो गए थे। अध्याय 3 स्वर्ग की यात्रा और दरबारियों का पर्दाफाश। बीरबल की चतुराई और अकबर से उनकी निकटता से जलने वाले दरबारियों की टोली देखकर हमेशा सक्रिय रहती थी। एक बार शहंशाह के नाई ने, जो उन दरबारियों का खास था, एक दुस्साहसी योजना बनाई। एक दिन अकबर की हजामत बनाते हुए नाई ने बड़ी चापलूसी से कहा,
आलम पनाह, आप अक्सर अपने मरहूम वालिद स्वर्गीय पिता को याद करके उदास हो जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा तांत्रिक है जो किसी जीवित व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है ताकि वह आपके वालिद का हालचाल लेकर आ सके। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? नाई ने समझाया, हुजूर, उस व्यक्ति को एक खास जगह पर लकड़ियों के ढेर के बीच बैठाया जाएगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ेगा और ढेर में आग लगा दी जाएगी। धुएं के साथ वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा और कुछ महीनों बाद वही तांत्रिक उसे वापस भी बुला सकता है। दरबारियों ने इस योजना का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस महत्वपूर्ण काम के लिए बीरबल से ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है? वे सबसे बुद्धिमान और आपके सबसे वफादार हैं। उनका असली मकसद बीरबल को जिंदा जलाकर रास्ते से हटाना था। अकबर उनकी चाल समझ नहीं पाए और उन्हें यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर जाने का हुक्म दिया। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह उनके खिलाफ एक जानलेवा साजिश है, लेकिन उन्होंने घबराने की बजाय शांत दिमाग से काम लिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपके हुक्म की तामील जरूर करूंगा, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ दिनों का समय और कुछ सोने की मोहरें चाहिए होंगी। अकबर ने उनकी बात मान ली। बीरबल ने तुरंत अपने घर से उस जगह तक जहां उन्हें जलाया जाना था एक गुप्त सुरंग खुदवानी शुरू कर दी। नियत दिन पर बीरबल लकड़ियों के ढेर के बीच जाकर बैठ गए। जैसे ही आग लगाई गई और चारों तरफ धुआं फैल गया, बीरबल चुपके से सुरंग के रास्ते निकलकर अपने घर चले गए। उधर नाई और दरबारी जश्न मना रहे थे कि उन्होंने बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। कुछ महीने बीत गए। इस दौरान बीरबल अपने घर में ही छिपे रहे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए और अपना हुलिया बदल लिया। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, बीरबल अचानक वहां प्रकट हुए। उनके बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़े हुए थे। उन्हें जिंदा किसान और कोई नहीं, बल्कि उनका प्यारा बीरबल ही है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी गद्दी से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। यह पुनर्मिलन दरबार के लिए एक उत्सव बन गया। बीरबल की वापसी ने उस हंसमुख दरबार में फिर से जान डाल दी। उपसंहार एक विरासत जो हंसाती भी है, सिखाती भी है। अकबर और बीरबल का हंसमुख दरबार महज मनोरंजन का केंद्र नहीं था, वह एक पाठशाला थी। यह वह पाठशाला थी जहां न्याय, प्रशासन और मानवीय संबंधों के सबसे गूढ़ पाठ बड़ी ही सरलता और हास्य के साथ सिखाए जाते थे। बीरबल ने यह साबित किया कि एक बुद्धिमान सलाहकार केवल जी हुजूर कहने वाला नहीं होता, बल्कि वह होता है जो शासक को उसकी गलतियों का एहसास भी बड़ी विनम्रता और चतुराई से करा दे। उनके किस्से हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान तनाव और गंभीरता में नहीं, बल्कि एक शांत और रचनात्मक दिमाग में निहित है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता और शक्ति अस्थायी हैं, लेकिन बुद्धि, विवेक और एक सच्ची दोस्ती की विरासत हमेशा जीवित रहती है। सदियां बीत चुकी हैं, आगरा के किले की दीवारें अब खामोश हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आज भी आपको उन हवाओं में शहंशाह अकबर और उनके प्रिय बीरबल के ठहाकों की गूंज सुनाई दे जाए, एक ऐसी गूंज जो हमें बताती है कि सबसे सफल दरबार वही होता है जहां शासक और उसके सलाहकार मिलकर हंस सकते हैं। साजिश करने वालों के तो होश ही उड़ गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अकबर भी उन्हें देखकर हैरान और बेहद खुश हुए। उन्होंने दौड़कर बीरबल को गले लगा लिया और पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। कैसे हो तुम? और हमारे वालिद कैसे हैं? यह तुम्हारा क्या हाल हो गया है? बीरबल ने एक दुखद चेहरा बनाकर कहा, जहां पनाह, मैं तो ठीक हूं और आपके वालिद भी बिल्कुल ठीक हैं।
उन्होंने आपको बहुत याद किया है और आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद भेजा है। लेकिन स्वर्ग में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, स्वर्ग में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहां एक भी अच्छा नाई और हज्जाम नहीं है। देखिए, मेरे और आपके वालिद साहब समेत वहां सभी के बाल और दाढ़ी कितने बढ़ गए हैं। आपके वालिद ने खास तौर पर फरमाइश की है कि आप फौरन एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजें। यह सुनते ही अकबर की नजरें अपने शाही नाई पर पड़ी। नाई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वह समझ गया कि बीरबल ने उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, अरे, यह तो बहुत जरूरी काम है। हमारे वालिद को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सैनिकों, इस नाई को तुरंत स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार करो। नाई शहंशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और उसने अपना सारा गुनाह और साजिश में शामिल दरबारियों के नाम उगल दिए। अकबर ने उन सभी को सख्त सजा दी। यह घटना दरबार के सबसे यादगार ठहाकों में से एक बन गई, जिसने न्याय भी किया और मनोरंजन भी। अध्याय 4 तिनके का सहारा। एक बार शहंशाह अकबर किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने बीरबल को देश निकाला दे दिया और कहा कि वे दोबारा अपनी शक्ल न दिखाएं। बीरबल चुपचाप हुक्म मानकर चले गए। कुछ हफ्ते बीत गए। अकबर का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन अब उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी थी। दरबार सूना सूना लगता था। कोई भी दरबारी उनकी तरह चतुराई भरी बातें करके शहंशाह का मन नहीं बहला पाता था। अकबर मन ही मन पछता रहे थे, लेकिन शहंशाह होने के नाते वे अपना हुक्म वापस लेकर अपनी तौहीन नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी उन्हें एक ऐसी पहेली सुनाएगा जिसका जवाब वे न दे पाए, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उन्हें पता था कि यह खबर सुनकर बीरबल जरूर लौटेंगे। बीरबल, जो पास के ही एक गांव में वेश बदलकर रह रहे थे, तक यह खबर पहुंची। वे समझ गए कि यह शहंशाह का उन्हें वापस बुलाने का बहाना है। अगले दिन एक बूढ़े किसान के वेश में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी पहेली की चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा, पूछो अपनी पहेली। बीरबल ने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ दिखाते हुए कहा, आलम पनाह, आप तो पूरी दुनिया के शहंशाह हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस छोटे से बर्तन में क्या है? अकबर मुस्कुराए। उन्हें लगा यह कैसी बचकानी पहेली है। उन्होंने कहा, इसमें हवा है। बीरबल ने कहा, नहीं जहां पनाह। अकबर ने सोचा और कहा, तो फिर यह खाली है। बीरबल ने फिर इनकार में सिर हिलाया। अकबर ने कई जवाब दिए, अंधेरा, रोशनी, कुछ नहीं, लेकिन बीरबल हर बार नहीं कहते रहे। आखिरकार अकबर ने हार मान ली और कहा, ठीक है, हम नहीं बता सकते। अब तुम ही बताओ कि इस बर्तन में क्या है। बीरबल ने उस बर्तन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस बर्तन में एक छेद था जिसके आर पार देखा जा सकता था। यह एक ऐसा जवाब था जो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन फिर बीरबल ने अपनी असली पहेली पूछी, हुजूर, यह तो बच्चों का खेल था। मेरी असली पहेली तो यह है, नदी किनारे एक कुआं, बिना पानी के। बीच बाजार सिपाही खड़ा, बिना मुंह के बोले। और शहंशाह अपने दरबार में बैठे, बिना बीरबल के। बताइए यह क्या है? इस पहेली के आखिरी हिस्से को सुनते ही अकबर समझ गए कि निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल के जीवन, बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनके अद्वितीय संबंध पर आधारित एक विस्तृत कहानी। बीरबल अकबर का अनमोल रत्न प्रस्तावना, एक रत्न जो कोहिनूर से भी कीमती था। मुगलिया सल्तनत के उस भव्य युग में, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य हिंदुस्तान की सीमाओं से आगे तक फैला हुआ था,
उनका खजाना अनगिनत हीरे जवाहरात, सोने चांदी और बेशकीमती वस्तुओं से भरा था। तख्ते ताऊस की चमक दुनिया की आंखों को चकाचौंध कर देती थी और कोहिनूर हीरा उनकी शाही पगड़ी की शान था। लेकिन अकबर की सल्तनत में एक ऐसा भी रत्न था जिसकी कीमत इन सभी भौतिक संपदाओं से कहीं ज्यादा थी। वह कोई धातु या पत्थर नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान था, उनका सबसे प्रिय मित्र, सबसे विश्वसनीय सलाहकार और उनके दरबार का सबसे चमकदार सितारा, बीरबल। बीरबल, जिन्हें दुनिया उनके जन्म के नाम महेश दास से कम और उनकी उपाधि से ज्यादा जानती है, केवल अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे। वे उस दरबार की आत्मा थे, एक ऐसा दर्पण जो शहंशाह को न केवल उनका भव्य रूप दिखाता था, बल्कि कभी कभी उनकी मानवीय भूलों और कमियों का भी बड़ी चतुराई और स्नेह से एहसास कराता था। बीरबल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपनी जागीर या खानदान से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, विवेक, न्यायप्रियता और चरित्र से महान बनता है। यह कहानी उस अनमोल रत्न की है। यह कहानी है कि कैसे एक साधारण कवि और विद्वान अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शहंशाह के दिल और दिमाग पर छा गया। यह दास्तान है उन अनगिनत पलों की जब बीरबल ने अपनी बुद्धि से सल्तनत को संकटों से उबारा, न्याय का परचम लहराया और अकबर के जीवन में ज्ञान और हास्य के ऐसे रंग भरे जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गए। अध्याय 1, प्रतिभा का उदय। कवि महेश दास से राजा बीरबल तक यमुना नदी के पावन तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में महेश दास का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा के लक्षण दिखने लगे थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, तर्क करने की क्षमता अद्वितीय थी और भाषा पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे बड़ी सहजता से कविताएं रच लेते थे। वे ब्रजभाषा के एक सिद्ध कवि थे और उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे अपने गांव की सीमाओं को लांघकर आसपास की रियासतों तक फैलने लगी। उनकी ख्याति रीवा के राजा रामचंद्र के कानों तक पहुंची, जो स्वयं कला और साहित्य के बड़े पारखी थे। उन्होंने महेश दास को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनकी काव्य प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें राजकवि का सम्मान दिया। यहीं पर महेश दास ने अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक सूझबूझ का भी परिचय दिया, जिससे राजा रामचंद्र का उन पर विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर की कीर्ति पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी। अकबर केवल एक विजेता नहीं थे, वे प्रतिभा के सच्चे कदरदान थे। उन्होंने महेश दास की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से सुने थे। एक बार किसी राजनीतिक संधि के सिलसिले में राजा रामचंद्र ने महेश दास को अपने दूत के रूप में अकबर के दरबार में आगरा भेजा। यह महेश दास के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। आगरा के भव्य दीवान-ए-आम में जब महेश दास शहंशाह अकबर के सामने पेश हुए तो उनकी वाक्पटुता, उनके तर्कपूर्ण जवाबों और उनकी निडरता ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। अकबर ने महसूस किया कि इस व्यक्ति में कुछ खास है। यह केवल एक कवि नहीं, बल्कि एक गहरा विचारक और एक कुशल रणनीतिकार भी है। उनकी पहली औपचारिक मुलाकात का एक प्रसिद्ध किस्सा है, जब अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, महेश दास, हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है? दरबार में बैठे मुल्ला और मौलवी सोचने लगे कि इसका क्या जवाब दिया जाएगा। यह एक धार्मिक और संवेदनशील प्रश्न था। महेश दास ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, आलमपनाह, पहले आप यह बताइए कि ईश्वर कहाँ नहीं रहता है। यह एक प्रतिप्रश्न था, लेकिन इसमें एक गहरा दर्शन छिपा था। इसका अर्थ था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हर जगह मौजूद है। अकबर इस जवाब से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी क्षण महेश दास को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राजा रामचंद्र से महेश दास अपनी सेवा में भेजने का अनुरोध किया, जिसे राजा रामचंद्र टाल न सके।
अकबर ने महेश दास को राजा की उपाधि और बीरबल का किताब दिया, जिसका अर्थ था पराक्रमी या तीक्ष्ण बुद्धि वाला। इस प्रकार कवि महेश दास का रूपांतरण राजा बीरबल में हुआ और यहीं से उस ऐतिहासिक रिश्ते की शुरुआत हुई जिसने मुगल काल को एक नई पहचान दी। बीरबल ने अपनी योग्यता के बल पर यह साबित कर दिया कि वे वास्तव में अकबर के लिए एक अनमोल रत्न थे। अध्याय 2 बुद्धि की धार। जब हर समस्या बनी एक अवसर, बीरबल के लिए अकबर का दरबार सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां वे अपनी बुद्धि की धार को हर रोज एक नई चुनौती से तेज करते थे। उनके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं थी, हर मुश्किल अपने भीतर एक अवसर छिपाए होती थी। दरबार में अक्सर ऐसी स्थितियां बनती थीं जहां बड़े बड़े विद्वान और सेनापति हाथ खड़े कर देते थे, लेकिन बीरबल अपनी अनोखी सोच से रास्ता निकाल ही लेते थे। 3 मूर्तियों का रहस्य। एक बार एक विदेशी कलाकार अकबर के दरबार में 3 हूबहू दिखने वाली सोने की मूर्तियां लेकर आया। उसने चुनौती दी, जहां पनाह, ये तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक उत्तम, एक मध्यम और एक निकृष्ट है। अगर आपके दरबार में कोई इन तीनों के बीच का भेद बता दे तो मैं ये तीनों मूर्तियां आपको भेंट कर दूंगा, वरना मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान में बुद्धिमानों की कमी है। अकबर ने अपने सभी बुद्धिमान दरबारियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन मूर्तियों के बीच का अंतर नहीं खोज पाया। सबने हार मान ली। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि हर मूर्ति के कान में एक छोटा सा छेद था। उन्होंने एक पतला और लचीला तार मंगवाया। उन्होंने तार को पहली मूर्ति के कान के छेद में डाला। तार दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने कहा, यह निकृष्ट है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसी बातें किसी काम की नहीं होती। फिर उन्होंने तार को दूसरी मूर्ति के कान में डाला। इस बार तार मूर्ति के मुंह से बाहर निकला। बीरबल ने कहा, यह मध्यम है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो भी सुनता है उसे तुरंत दूसरों को बता देता है। ऐसा व्यक्ति राज नहीं रख सकता। अंत में उन्होंने तार को तीसरी मूर्ति के कान में डाला। तार न तो दूसरे कान से बाहर निकला और न ही मुंह से, वह अंदर ही रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और जहां पनाह, यह उत्तम है। यह उस ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है जो भी सुनता है उसे अपने मन और हृदय में धारण कर लेता है, उस पर चिंतन करता है और उसे बाहर नहीं आने देता। यही सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का व्यक्ति है। यह व्याख्या सुनकर वह विदेशी कलाकार दंग रह गया और उसने सिर झुकाकर बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। अकबर गर्व से भर उठे। बीरबल ने न केवल सल्तनत की लाज रखी, बल्कि यह भी सिखाया कि सुनने और समझने में क्या अंतर होता है। आधा धूप आधा छाव। एक भीषण गर्मी के दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, हमारा हुक्म है कि तुम इस रास्ते पर चलते रहो, लेकिन शर्त यह है कि तुम न तो पूरी तरह धूप में चलोगे और न ही पूरी तरह छाव में। यह एक अजीब शर्त थी। रास्ता या तो धूप में था या पेड़ों की छाव में। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई एक ही समय में दोनों जगह हो और दोनों जगह न भी हो? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर पास में पड़ी एक खाट, चारपाई उठा ली। उन्होंने खाट को अपने सिर पर रख लिया और रास्ते पर चलने लगे। खाट की बुनावट जालीदार होती है, जिससे कुछ धूप छनकर नीचे आती है और कुछ रुक जाती है। इस प्रकार बीरबल न तो पूरी तरह धूप में थे और न ही पूरी तरह छाव में। वे आधे धूप और आधे छाव में चल रहे थे। यह नजारा देखकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की इस अनोखी आउट ऑफ द बॉक्स सोच की बहुत प्रशंसा की।
यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे बीरबल असंभव लगने वाली शर्तों को भी अपनी रचनात्मकता से पूरा कर देते थे। अध्याय 3 न्याय का प्रतीक। जब विवेक बना कानून। बीरबल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे न्याय करते समय केवल नियमों और सबूतों पर निर्भर नहीं रहते थे। वे मानवीय स्वभाव, मनोविज्ञान और परिस्थितियों की गहरी समझ का उपयोग करते थे। उनके लिए न्याय का अर्थ केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करना और पीड़ित को राहत पहुंचाना था। असली मां कौन। एक बार दरबार में दो महिलाएं एक छोटे से बच्चे पर अपना अपना हक जताते हुए पहुंची। दोनों ही कसम खा रही थीं कि बच्चा उसका है। मामला इतना उलझ गया कि कोई भी गवाह यह तय नहीं कर पा रहा था कि असली मां कौन है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने दोनों महिलाओं की दलीलें सुनी और फिर एक अप्रत्याशित आदेश दिया। उन्होंने जल्लाद को बुलाया और कहा, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों महिलाओं को दे दो। न्याय बराबर होना चाहिए। यह फैसला सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। एक महिला, जो नकली मां थी, इस फैसले पर खुश हो गई और बोली, हाँ, यही सही न्याय है। इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन दूसरी महिला, जो बच्चे की असली मां थी, यह सुनकर दहाड़ मारकर रो पड़ी। वह बीरबल के पैरों में गिरकर बोली, नहीं हुजूर, ऐसा जुल्म मत कीजिए। बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसे इसी औरत को दे दीजिए, पर खुदा के वास्ते इसे जिंदा छोड़ दीजिए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जल्लाद को रोक दिया और बच्चे को उस रोती हुई महिला को सौंपते हुए कहा, यही इस बच्चे की असली मां है। एक मां अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, भले ही उसे वह बच्चा न मिले। यह सुलेमानी न्याय का एक अद्भुत उदाहरण था। बीरबल ने अपनी मनोवैज्ञानिक समझ से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तेल का धब्बा और इंसाफ। एक अन्य मामले में एक चित्रकार ने एक कंजूस सेठ के लिए एक खूबसूरत तस्वीर बनाई। सेठ तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करने लगा। चित्रकार ने जब जोर दिया तो सेठ ने पैसे की थैली को तस्वीर पर रखकर कहा, यह लो अपना इनाम। जैसे ही चित्रकार ने थैली उठाई, सेठ चिल्लाने लगा, देखो, इसने मेरी तस्वीर पर तेल का धब्बा लगा दिया। जब तक यह इसे ठीक नहीं करेगा, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। थैली में रखे सिक्कों का तेल तस्वीर पर लग चुका था। बेचारा चित्रकार मामला लेकर दरबार में पहुंचा। बीरबल ने पूरा मामला समझा। उन्होंने सेठ से वह तस्वीर और पैसे की थैली मंगवाई। फिर उन्होंने एक बड़ा सा आईना लाने का आदेश दिया। उन्होंने पैसे की थैली को आईने के सामने रखा और चित्रकार से कहा, यह लो, आईने में जो पैसे की थैली का अक्स दिख रहा है, वह तुम्हारा इनाम है। चित्रकार हैरान रह गया। सेठ खुश होकर बोला, वाह, क्या इंसाफ है। बीरबल ने सेठ को रोकते हुए कहा, अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह इस चित्रकार को अपनी मेहनत का सिर्फ अक्स मिला है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी तस्वीर का सिर्फ अक्स ही मिलेगा। उन्होंने सेठ से कहा कि वह आईने में अपनी तस्वीर का अक्स देखकर ही संतोष करे। असली तस्वीर चित्रकार के पास ही रहेगी। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत चित्रकार से माफी मांगी और उसे उसकी पूरी मजदूरी अदा की। बीरबल ने जैसे को तैसा वाले सिद्धांत पर चलकर एक अनोखा और यादगार न्याय किया। अध्याय 4 शहंशाह के मित्र और गुरु। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल बादशाह और वजीर का नहीं था, वे गहरे दोस्त थे। अकबर बीरबल के साथ उन विषयों पर भी चर्चा करते थे जो वे किसी और से नहीं कर सकते थे। बीरबल भी अपनी दोस्ती का हक पूरी ईमानदारी से निभाते थे। वे अकबर की तारीफ करते थे, लेकिन जब जरूरी होता तो उन्हें आईना दिखाने से भी नहीं चूकते थे। अंधभक्ति का सबक। अकबर दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना के बाद कभी कभी यह मानने लगे थे कि उनमें कोई दैवीय शक्ति है। एक बार उन्होंने दरबार में कहा,
हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम जिसे चाहें उसे मार सकते हैं और जिसे चाहें उसे जीवनदान दे सकते हैं। दरबारी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह आप शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप किसी को भी मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को जीवनदान नहीं दे सकते। जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हम इसे साबित कर सकते हैं। उन्होंने 2 कैदियों को लाने का हुक्म दिया, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। अकबर ने एक कैदी को रिहा कर दिया और कहा, देखो, हमने इसे जीवनदान दिया। फिर उन्होंने दूसरे को फांसी देने का हुक्म दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने उसे जीवनदान नहीं दिया, सिर्फ क्षमादान दिया है। उसका जीवन तो अभी भी ईश्वर की मर्जी पर है। हो सकता है कि कल वह किसी बीमारी या दुर्घटना में मर जाए। आप उसे हमेशा के लिए जीवित नहीं रख सकते। उसी समय जिस कैदी को रिहा किया गया था, वह खुशी और घबराहट में महल की सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। यह देखकर अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, देखिए जहां पनाह, जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें अहंकार के जाल में फंसने से बचा लिया। यह घटना दर्शाती है कि बीरबल केवल एक विदूषक नहीं, बल्कि अकबर के नैतिक मार्गदर्शक भी थे। सबसे बड़ी दौलत। एक शाम अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, आप लोगों की नजर में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने ताकत। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, आलम पनाह, मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छी सेहत और मन की शांति। उन्होंने समझाया, अगर आपके पास दुनिया का सारा सोना हो, लेकिन आपका शरीर रोगों से ग्रस्त हो, तो वह सोना आपके किसी काम का नहीं। और अगर आपके पास अच्छी सेहत हो, लेकिन आपका मन अशांत और चिंतित हो, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। यह जवाब इतना सरल और गहरा था कि अकबर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल उन्हें केवल राजकाज ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उपसंहार, एक रत्न जो कभी नहीं खोया। बीरबल का अंत दुखद और विवादास्पद रहा। उन्हें अफगानिस्तान में यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए एक सैन्य अभियान पर भेजा गया, जहां वे वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि बीरबल की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने कई दिनों तक भोजन नहीं किया और कहा, बीरबल, तुमने गरीबों का साथ दिया, लेकिन मेरा साथ छोड़ गए। बीरबल का भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे मुगल इतिहास के आकाश में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह हैं जो आज भी हमें बुद्धि, विवेक और मानवता की राह दिखाता है। वे अकबर के लिए वास्तव में एक अनमोल रत्न थे, एक ऐसा रत्न जिसने न केवल शहंशाह के ताज को, बल्कि उनके चरित्र और उनके शासनकाल को भी एक नई चमक दी। उनकी कहानियां सिर्फ बच्चों के मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे प्रबंधन, मनोविज्ञान, न्याय और नेतृत्व के कालातीत सिद्धांत हैं। बीरबल का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति और सत्ता में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग मानवता की भलाई और सत्य की स्थापना के लिए करने में है। वे हमेशा अकबर के अनमोल रत्न के रूप में याद किए जाएंगे, जिसकी चमक समय के साथ और भी प्रखर होती जा रही है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल के जीवन और उनकी मित्रता पर आधारित एक विस्तृत और रोचक दास्तान। अकबर बीरबल की रोचक दास्तान बुद्धि, विवेक और दोस्ती का महाकाव्य प्रस्तावना। एक युग का आरंभ। हिंदुस्तान की वह धरती जिसने अनगिनत साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, एक ऐसे दौर की साक्षी बनी जब मुगल सल्तनत का परचम बुलंदी पर था।
यह दौर था शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। अकबर केवल एक विजेता या शासक नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, कला और संस्कृति के पारखी थे। उनका दरबार दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास सिर्फ राजनीतिक फैसलों और युद्ध की रणनीतियों का केंद्र नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान के सबसे प्रखर मस्तिष्कों का संगम स्थल था। इसी भव्य दरबार में नवरत्नों की एक मंडली थी, जिसमें प्रत्येक अपने क्षेत्र का माहिर था। लेकिन इन सभी रत्नों के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो न तो कोई महान सेनापति था और न ही कोई बड़ा जागीरदार, फिर भी उसकी चमक के आगे सब फीके पड़ जाते थे। वह व्यक्ति था बीरबल। बीरबल, जिनका जन्म का नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और गहरी मानवीय समझ के लिए प्रसिद्ध थे। वे अकबर के लिए केवल एक वजीर या सलाहकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मित्र थे जो शहंशाह को उनकी अपार शक्ति के बीच भी जमीन से जोड़े रखते थे। उनकी दोस्ती की दास्तान महज किस्से कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि एक महान शासक को भी एक सच्चे और बुद्धिमान मित्र की आवश्यकता होती है। यह दास्तान है उन अनगिनत पलों की जब सल्तनत की सबसे जटिल गुत्थियां बीरबल की एक मुस्कान और एक चतुर उत्तर से सुलझ जाती थीं। यह दास्तान है उस अनोखे रिश्ते की जिसने इतिहास के पन्नों पर बुद्धि और विवेक की एक अमिट छाप छोड़ी है। अध्याय 1, पहली मुलाकात और बुद्धि की पहली किरण। यमुना के किनारे बसी एक छोटी सी रियासत में महेश दास नाम का एक युवा कवि और विद्वान रहता था। वह अपनी कुशाग्र बुद्धि और काव्य प्रतिभा के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उसकी प्रसिद्धि हवा के झोंकों की तरह सफर करती हुई आगरा के कानों तक भी पहुंची थी, लेकिन उसकी और शहंशाह की मुलाकात का संयोग अभी बनना बाकी था। एक दिन शहंशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले और घने जंगल में रास्ता भटक गए। अपने लश्कर से बिछड़कर वे एक तिराहे पर पहुंचे जहां 3 अलग अलग रास्ते जा रहे थे। वे असमंजस में पड़ गए कि कौन सा रास्ता उन्हें राजधानी आगरा तक ले जाएगा। तभी उनकी नजर पास के एक खेत में काम कर रहे एक साधारण से दिखने वाले युवक पर पड़ी। अकबर ने उसे आवाज दी, "ए नौजवान, जरा इधर आना।" महेश दास पास आया और शहंशाह को न पहचानते हुए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, "क्या तुम बता सकते हो कि इन रास्तों में से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है?" महेश दास ने मुस्कुराते हुए एक क्षण सोचा और फिर जवाब दिया, "जनाब, इन रास्तों में से कोई भी आगरा नहीं जाता। रास्ते तो निर्जीव होते हैं, वे कहीं नहीं जाते। मुसाफिर अपने पैरों से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आपको भी अपने घोड़े को आगे बढ़ाना होगा, तभी आप आगरा पहुंच पाएंगे।" यह जवाब सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। यह एक साधारण जवाब नहीं था, इसमें एक गहरा दर्शन छिपा था। उन्होंने आज तक किसी से ऐसा तर्कपूर्ण और हाजिर जवाबी भरा उत्तर नहीं सुना था। वे उस युवक की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना शाही परिचय दिए बिना पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" "चतुर नौजवान, मेरा नाम महेश दास है," उसने विनम्रता से उत्तर दिया। अकबर ने उसे अपने साथ चलने को कहा। रास्ते भर वे उससे बातें करते रहे और उसकी समझ, ज्ञान और दुनिया को देखने के नजरिए से और भी अधिक प्रभावित होते गए। आगरा पहुंचकर उन्होंने महेश दास को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने महेश दास को राजा बीरबल बनने की राह पर अग्रसर किया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी, जिसका अर्थ था तीक्ष्ण बुद्धि वाला, और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। यहीं से शुरू हुई वह रोचक दास्तान जिसने अकबर के शासनकाल को और भी यादगार बना दिया। अध्याय 2, दरबार की ईर्ष्या और बुद्धि की अग्निपरीक्षा। बीरबल का दरबार में आगमन किसी ताजी हवा के झोंके की तरह था। जहां अन्य दरबारी बड़ी बड़ी उपाधियों और जागीरों के दम पर अपनी शान दिखाते थे, वहीं बीरबल अपनी बुद्धि और हास्य विनोद से सबका दिल जीत रहे थे।
शहंशाह अकबर हर छोटे बड़े मामले में उनकी सलाह लेने लगे थे। यह बात दरबार के पुराने और स्थापित अमीरों और मंत्रियों को चुभने लगी। उन्हें एक साधारण ब्राह्मण का शहंशाह का इतना करीबी होना सहन नहीं हो रहा था। वे बीरबल को नीचा दिखाने और उन्हें शहंशाह की नजरों से गिराने के लिए मौके तलाशने लगे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था तो कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। एक मंत्री ने कहा, आलमपनाह, हम मानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान हैं, लेकिन वे हर बात में खुद को आपसे भी ज्यादा चतुर समझते हैं। यह शहंशाह की तौहीन है। अकबर, जो अपने दरबारियों की नसंस से वाकिफ थे, समझ गए कि यह ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया ताकि दरबारियों को भी उनकी योग्यता का प्रमाण मिल सके। अगले दिन अकबर ने एक अजीबोगरीब सवाल दरबार के सामने रखा, हम जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारियों को अपनी विद्वता दिखाने का सुनहरा अवसर मिला। किसी ने कहा, पहाड़ जहां पनाह। किसी ने उत्तर दिया, धरती। एक ने कहा, आसमान। अकबर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है। बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे विचार से दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ज़रूरत। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। एक दरबारी ने ताना कसते हुए कहा, ज़रूरत? यह भला पहाड़ और आसमान से बड़ी कैसे हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, आलमपनाह, जब इंसान को ज़रूरत होती है तो वह बड़े से बड़े पहाड़ को भी काटकर रास्ता बना लेता है। जब उसे ज़रूरत होती है तो वह पूरी धरती को जोतकर अनाज उगा लेता है। और तो और ज़रूरत पड़ने पर इंसान आसमान में उड़ने के सपने भी देखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। ज़रूरत ही है जो इंसान को हर सीमा को लांघने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ज़रूरत ही सबसे बड़ी है। यह तर्क सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा और दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। एक और मौके पर उन्होंने अकबर को उकसाया कि वे बीरबल से कोई ऐसा काम करने को कहें जो असंभव हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा घर बनवाओ जिसकी नींव आसमान में हो और छत जमीन पर। यह सुनकर दरबारी मन ही मन बहुत खुश हुए। अब तो बीरबल फंस ही गए। ऐसा घर बनाना तो नामुमकिन था। बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, हुजूर, घर तो मैं बना दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको राजमिस्त्रियों को कुछ सामान मुहैया करवाना होगा। कैसा सामान? अकबर ने पूछा। बस आप जमीन आसमान में पहुंचवा दीजिए और पानी पाताल से मंगवा दीजिए, मैं कल से ही काम शुरू करवा दूंगा। बीरबल ने मासूमियत से जवाब दिया। यह सुनते ही अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जब तक तुम लोग बीरबल की तरह सोचना नहीं सीखोगे तब तक इसे चुनौती देने की कोशिश भी मत करना। यह बीरबल की बुद्धि की एक और शानदार विजय थी। अध्याय 3, न्याय का अनोखा तराजू। बीरबल ख्याति केवल उनकी हाजिर जवाबी के लिए नहीं थी, बल्कि वे एक कुशल और न्यायप्रिय प्रशासक भी थे। वे मानते थे कि न्याय केवल कानून की किताबों से नहीं होता, बल्कि उसके लिए मानवीय मनोविज्ञान और परिस्थितियों की गहरी समझ भी आवश्यक है। एक बार एक तेली और एक कसाई के बीच एक गंभीर विवाद हो गया। दोनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। तेली ऊपर की मंजिल पर और कसाई नीचे की मंजिल पर। एक दिन तेली के घर से तेल का एक बड़ा मटका लुढ़ककर नीचे गिर गया और कसाई की दुकान पर रखे मांस पर फैल गया, जिससे उसका सारा मांस खराब हो गया। कसाई ने तेली से नुकसान की भरपाई की मांग की, लेकिन तेली ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह एक दुर्घटना थी। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। काजी भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि गलती किसकी है।
अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कसाई से पूछा, जब तेल तुम्हारे मांस पर गिरा तो तुमने उस मांस का क्या किया? कसाई ने कहा, हुजूर, वह तो किसी काम का नहीं रहा, मैंने उसे फेंक दिया। फिर बीरबल ने तेली से पूछा, तुम्हारा कितना तेल बर्बाद हुआ? तेली ने कहा, जनाब, पूरा 1 मटका। बहुत नुकसान हुआ मेरा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने तेली से कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपना मटका सुरक्षित जगह पर नहीं रखा, इसलिए तुम्हें कसाई के नुकसान की भरपाई करनी होगी। फिर वे कसाई की ओर मुड़े और कहा, और तुम्हारी गलती यह है कि तुमने तेल लगे हुए मांस को फेंक दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तेल लगा हुआ मांस आग में ज्यादा अच्छे से सिंकता है और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तुमने उसे फेंककर अन्न का अपमान किया है, इसलिए तुम तेली के तेल के नुकसान की आधी कीमत अदा करोगे। यह एक ऐसा फैसला था जिसने दोनों पक्षों को उनकी गलतियों का एहसास कराया। किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अकबर बीरबल की इस अद्भुत न्याय क्षमता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साबित कर दिया था कि न्याय का तराजू केवल सबूतों पर नहीं, बल्कि विवेक और व्यावहारिकता पर भी निर्भर करता है। अध्याय 4 जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन के प्रति बीरबल का दृष्टिकोण अत्यंत सकारात्मक और दार्शनिक था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, भले ही वह हमें तात्कालिक रूप से समझ न आए। एक बार अकबर अपनी पसंदीदा तलवार साफ कर रहे थे कि अचानक तलवार उनके हाथ से फिसल गई और उनकी छोटी उंगली पर गहरा घाव कर दिया। उंगली का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया। दर्द से कराहते हुए अकबर ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ, मेरी उंगली कट गई। पास खड़े बीरबल ने उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी चिरपरिचित शैली में कहा, जहांपना, आप चिंता न करें। ईश्वर जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। दर्द से पीड़ित अकबर को बीरबल की यह दार्शनिक बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हमारी उंगली कट गई और तुम्हें इसमें भलाई नजर आ रही है। सैनिकों, ले जाओ इसे और कालकोठरी में डाल दो। जब इसे कष्ट का अनुभव होगा तब इसे समझ आएगा कि भलाई क्या होती है। सैनिकों ने बीरबल को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कुछ हफ्तों बाद अकबर का घाव भर गया और वे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। इस बार वे अपने सैनिकों से बिछड़कर बहुत घने और अनजान इलाके में पहुंच गए। वहां आदिवासियों के एक नरभक्षी कबीले ने उन्हें पकड़ लिया। वे लोग अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अकबर को बलिवेदी पर चढ़ाया। जैसे ही कबीले का पुजारी अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से अकबर की गर्दन पर वार करने वाला था, उसकी नजर अकबर की कटी हुई उंगली पर पड़ी। वह चिल्लाया, रुको, यह व्यक्ति खंडित है, इसके शरीर का एक अंग कम है। हमारी देवी को अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं है, इसे छोड़ दो। आदिवासियों ने अकबर को तुरंत मुक्त कर दिया। अपनी जान बची देखकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें तुरंत बीरबल की बात याद आई, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अगर आज उनकी उंगली न कटी होती तो निश्चित रूप से उनकी बलि चढ़ा दी जाती। महल लौटते ही उन्होंने सबसे पहला आदेश बीरबल को ससम्मान रिहा करने का दिया। बीरबल के आने पर अकबर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, बीरबल, तुम सही थे। तुम्हारी बात पत्थर की लकीर साबित हुई। मेरी कटी उंगली ने आज मेरी जान बचा ली। मेरे साथ तो अच्छा हुआ, यह मैं समझ गया। लेकिन यह बताओ, मेरे उस मूर्खतापूर्ण आदेश से तुम्हें इतने दिन बिना किसी अपराध के जेल में रहना पड़ा।
इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आलमपनाह, इसमें तो मेरा और भी बड़ा अच्छा हुआ। अगर मैं आपके साथ जेल में नहीं होता तो उस दिन शिकार पर निश्चित रूप से आपके साथ होता। वे लोग आपको तो आपकी कटी उंगली की वजह से छोड़ देते, लेकिन मैं तो हर अंग से पूर्ण हूं। वे आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए आपका मुझे जेल में डालना भी मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद ही साबित हुआ। यह सुनकर अकबर अवाक रह गए। उन्होंने बीरबल की गहरी सोच और अटूट सकारात्मकता को सिर झुकाकर प्रणाम किया। यह घटना उनकी दोस्ती को और भी गहरा कर गई। अध्याय 5 बुद्धि का अंतिम परीक्षण। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकबर का बीरबल पर विश्वास और स्नेह बढ़ता गया। लेकिन एक दिन अकबर के मन में एक गहरा और अंतिम प्रश्न उठा। वे जानना चाहते थे कि बीरबल की बुद्धि की सीमा क्या है। उन्होंने एक दिन भरी सभा में घोषणा की, हम बीरबल को अंतिम और सबसे कठिन चुनौती देना चाहते हैं। हम 3 चीजें चाहते हैं जो इस दुनिया में मौजूद न हो: अमरता, अदृश्यता और अजेयता। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसी मांग थी जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। यह साफ था कि शहंशाह बीरबल को या तो हराना चाहते थे या यह देखना चाहते थे कि वे इस असंभव चुनौती का सामना कैसे करते हैं। बीरबल ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली और कुछ दिनों की मोहलत मांगी। नियत दिन पर बीरबल दरबार में एक छोटे से बच्चे, एक बूढ़े भिखारी और एक संत के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी मांगी हुई 3 चीजें ले आया हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, कहाँ हैं वे? बीरबल ने उस छोटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, यह है अमरता। एक बच्चा अपने माता पिता के वंश को आगे बढ़ाता है। जब तक संतान पैदा होती रहेगी, इंसान का वंश अमर रहेगा। यही प्रकृति की अमरता है। फिर उन्होंने उस बूढ़े भिखारी की ओर इशारा किया और कहा, यह है अदृश्यता। यह भिखारी आपके राज्य में सालों से रह रहा है। यह भूखा है, लाचार है, लेकिन आज तक यह आपको और आपके अमीरों को दिखाई नहीं दिया। गरीबी और लाचारी इंसान को समाज में अदृश्य बना देती है। अंत में उन्होंने उस शांत बैठे संत की ओर इशारा किया और कहा, और जहांपनाह, यह है अजेयता। इस संत ने अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। जिसने अपने मन को जीत लिया हो, उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वही सच्चा अजेय है। बीरबल के इन उत्तरों में इतना गहरा दर्शन और सत्य छिपा था कि अकबर अपनी राजगद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल पहेलियां सुलझाना नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को समझना है। तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं, मेरे गुरु भी हो। उपसंहार। एक अमर दास्तान। अकबर और बीरबल की दास्तान सिर्फ बुद्धि और हास्य के किस्सों का संग्रह नहीं है। यह एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो शासक और प्रजा के पारंपरिक बंधनों से कहीं ऊपर था। यह दोस्ती, सम्मान और बौद्धिक समानता पर आधारित था। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल सल्तनत की समस्याओं को सुलझाया, बल्कि अकबर को एक अधिक सहिष्णु, न्यायप्रिय और विवेकशील शासक बनने में भी मदद की। उनके किस्से हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि कलम और दिमाग में होती है। वे हमें सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान क्रोध या बल से नहीं, बल्कि शांति, तर्क और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से पाया जा सकता है। सदियां बीत गईं, मुगल सल्तनत इतिहास का एक अध्याय बनकर रह गई, लेकिन अकबर और बीरबल की यह रोचक दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि एक सच्चा दोस्त और एक बुद्धिमान सलाहकार किसी भी खजाने से बढ़कर होता है।
रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल के किस्सों पर आधारित एक विस्तृत कहानी, शाही ठहाके अकबर और बीरबल। शाही ठहाके अकबर और बीरबल प्रस्तावना, जहां बुद्धि और हास्य का संगम होता था। हिंदुस्तान की जमीन पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था, तब आगरा के किले से शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का हुक्म चलता था। उनका दरबार सिर्फ ताकत, सियासत और जंग की रणनीतियों का केंद्र नहीं था, बल्कि यह कला, साहित्य, संगीत और सबसे बढ़कर प्रखर बुद्धि का एक ऐसा संगम था जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। इस भव्य दरबार में कई नगीने थे, जिन्हें दुनिया अकबर के नवरत्नों के नाम से जानती थी। लेकिन इन सभी नगीनों के बीच एक ऐसा कोहिनूर था जिसकी चमक सबसे निराली थी, जिसकी आभा शहंशाह के दिलो-दिमाग पर छाई रहती थी। वह थे राजा बीरबल। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे। वे अकबर के दोस्त थे, उनके हमराज थे और एक ऐसा आईना थे जो शहंशाह को उनकी ताकत के साथ साथ उनकी कमियों को भी बड़ी चतुराई और विनोदप्रियता से दिखा देता था। अकबर और बीरबल का रिश्ता शासक और सेवक का नहीं, बल्कि दो ऐसे मस्तिष्कों का था जो एक दूसरे को चुनौती भी देते थे और पूरा भी करते थे। उनके बीच की नोकझोंक, मुश्किल पहेलियां और उनके अजब-ज़-बहल महज किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे विवेक, न्याय और जीवन को हास्य की दृष्टि से देखने की कला का एक जीता जागता अध्याय हैं। यह कहानी उन शाही ठहाकों की है जो आगरा के किले की दीवारों में गूंजते थे। यह उन पलों की दास्तां है जब सल्तनत की सबसे बड़ी समस्याओं का हल एक चुटकुले या एक पहेली में छिपा होता था और जब शहंशाह का तनाव उनके सबसे प्रिय मित्र की हाजिर जवाबी से धुएं की तरह उड़ जाता था। चलिए उस दौर में चलते हैं जहां हर दिन एक नई चुनौती और हर चुनौती एक नए ठहाके को जन्म देती थी। अध्याय 1, कौओं की गिनती और ईर्ष्या की शुरुआत। आगरा में सर्दियों की एक गुनगुनी सुबह थी। दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। दूरदराज के सूबेदार अपनी अर्जियां लेकर हाजिर थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर पूरी शान से बैठे थे। कामकाज अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन शहंशाह अकबर का मन कहीं और था। उनका ध्यान बार बार खिड़की से बाहर चिनार के पेड़ पर कावकाव करते कौओं के झुंड पर जा रहा था। वे कुछ ऊबे हुए और कुछ शरारती मनोदशा में थे। अचानक उन्होंने कामकाज रुकवाया और पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनकी नजरें बीरबल पर आकर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक चुनौती का स्वर था। हम एक सवाल का जवाब चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि जब शहंशाह इस अंदाज में बीरबल को मुखातिब करते हैं तो कोई टेढ़ा सवाल ही आने वाला है। बीरबल अपनी जगह से उठे और सिर झुकाकर बोले, हुक्म कीजिए जहां पनाह, हम जानना चाहते हैं कि हमारी राजधानी आगरा में कुल कितने कौए हैं। अकबर ने सवाल दागा। यह सवाल सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा बेतुका सवाल था? भला कौओं की गिनती कौन कर सकता है? यह तो असंभव था। कुछ दरबारी, जो बीरबल की बढ़ती शोहरत से जलते थे, मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। अब शहंशाह के गुस्से से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक पल सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, आलमपनाह, आपकी राजधानी में ठीक 99,999 कौए हैं। यह इतना सटीक जवाब था कि अकबर भी चौंक गए। उन्होंने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें इतनी पक्की गिनती कैसे मालूम? अगर गिनती इससे ज्यादा या कम निकली तो? दरबारियों के कान खड़े हो गए। अब आएगा मजा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने सिपाहियों से गिनती करवा लीजिए।
अगर कौए मेरे बताए आंकड़े से ज्यादा निकलते हैं तो समझ लीजिएगा कि उनके कुछ रिश्तेदार दूसरे शहरों से उनसे मिलने आगरा आए हुए हैं। और अगर गिनती कम निकलती है तो मान लीजिएगा कि हमारे शहर के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गए हुए हैं। यह जवाब सुनते ही शहंशाह अकबर खुद को रोक नहीं पाए और जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे दीवाने आम में फैल गई। जिन दरबारियों ने बीरबल के फंसने की उम्मीद की थी, उनके चेहरे उतर गए। बीरबल ने एक असंभव सवाल का ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। यह पहला शाही ठहाका था जिसने दरबारियों के दिलों में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग को और भड़का दिया। अध्याय 2 3 सवाल और एक चतुर किसान। बीरबल की बढ़ती हुई लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी नजदीकी कुछ दरबारियों को कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। वे अकबर के पास पहुंचे और कान भरने लगे, जहां पनाह, आप हमेशा बीरबल की ही प्रशंसा करते हैं। क्या इस सल्तनत में और कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? हम मानते हैं कि बीरबल चतुर हैं, लेकिन वे हर समस्या का हल नहीं कर सकते। अकबर को अपने दरबारियों की जलन का अंदाजा था। उन्होंने उनकी बात को परखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। हमारे मन में 3 सवाल हैं। अगर तुम लोगों में से कोई भी इन सवालों का जवाब दे देगा तो हम मान लेंगे कि तुम भी बीरबल से कम नहीं हो। वे 3 सवाल थे। आसमान में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? पूरी दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? ये सवाल सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। ये तो कौओं की गिनती से भी ज्यादा मुश्किल सवाल थे। उन्होंने जवाब सोचने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। कई दिन बीत गए, बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों से सलाह ली गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया और वही 3 सवाल उनके सामने रखे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, ये सवाल थोड़े पेचीदा हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। इनके जवाब के लिए मुझे कुछ चीजों और थोड़ा वक्त चाहिए होगा। अकबर ने इजाजत दे दी। पहले सवाल के जवाब के लिए बीरबल एक भेड़ लेकर दरबार में हाजिर हुए और कहा, आलमपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। आप चाहें तो इत्मीनान से गिनती करवा सकते हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। भला भेड़ के बाल कौन गिन सकता था? दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने जमीन पर एक लोहे की छड़ गाड़ी और उसके चारों ओर एक लकीर खींच दी। फिर वे बोले, जहांपनाह, यही है धरती का केंद्र। अगर किसी को शक हो तो वह पूरी धरती को किसी भी कोने से नापकर देख सकता है। यह जवाब भी लाजवाब था। कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता था। अब बारी थी तीसरे और सबसे मुश्किल सवाल की। इस बार बीरबल ने कहा, महाराज, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो निश्चित न तो पूरी तरह से मर्दों में गिने जा सकते हैं और न ही औरतों में। वे अपनी आदतों से कभी इधर तो कभी उधर हो जाते हैं। उन्होंने ईर्ष्यालु दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप ऐसे लोगों को मरवा दें तो मैं कल सुबह ही पुरुषों और महिलाओं की सही गिनती बता दूंगा। यह सुनते ही साजिश करने वाले दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि बीरबल का इशारा उन्हीं की तरफ है। उन्होंने फौरन शहंशाह के पैरों में गिरकर माफी मांग ली। अकबर एक बार फिर बीरबल की चतुराई के कायल हो गए और जोरदार ठहाका लगाया। यह ठहाका उन दरबारियों के लिए एक सबक था कि बीरबल की बुद्धि को चुनौती देना आग से खेलने के बराबर है। अध्याय 3 चोर की दाढ़ी में तिनका। बीरबल की ख्याति अब सिर्फ दरबारी पहेलियों को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे न्याय के मामलों में भी अपनी असाधारण सूझबूझ का परिचय देते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया।
उसने बताया कि उसके घर से कीमती मोतियों का हार चोरी हो गया है। उसे अपने सभी नौकरों पर शक था, लेकिन चोर कौन है यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। सबने चोरी से साफ इनकार कर दिया। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके कुछ सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने कहा, चोर को पकड़ना बहुत आसान है। जिसने भी हार चुराया है उसकी दाढ़ी में इस वक्त एक तिनका फंसा हुआ है। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जिस नौकर ने चोरी की थी वह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं सच में उसकी दाढ़ी में कोई तिनका तो नहीं फंस गया है। अनजाने में उसका हाथ अपनी दाढ़ी को सहलाने के लिए उठ गया। बीरबल की तेज नजरें इसी पल का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ लो इसे, यही चोर है। सख्ती से पूछताछ करने पर नौकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हार बरामद हो गया। पूरा दरबार बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली को देखकर दंग रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो बिना तलवार उठाए ही चोर को पकड़ लिया। आज से यह कहावत मशहूर हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस घटना ने एक और शाही ठहाके को जन्म दिया, जो न्याय और बुद्धि के संगम का प्रतीक था। अध्याय 4 सबसे बड़ा हथियार। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, आत्मविश्वास। जहांपनाह अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, सबसे बड़ा हथियार तो ताकत है, सल्तनत की फौज है, हमारी शमशीर तलवार है। आत्मविश्वास जैसी चीजें तो बस कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। बीरबल ने बहस करना उचित नहीं समझा और चुप हो गए। कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में एक पड़ोसी राज्य का एक पहलवान आया। वह बहुत ही विशालकाय और घमंडी था। उसने चुनौती दी कि हिंदुस्तान की सल्तनत में कोई ऐसा है जो उसे कुश्ती में हरा सके। उसने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि बड़े बड़े सूरमा भी उससे लड़ने से कतराने लगे। यह सल्तनत की इज्जत का सवाल बन गया था। अकबर चिंतित हो गए। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, आलमपनाह, मुझे इस पहलवान से लड़ने की इजाजत दी जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कहा वह पहाड़ जैसा पहलवान और कहा यह दुबले-पतले बीरबल। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मजाक का वक्त नहीं है। वह तुम्हें मसल कर रख देगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। अकबर ने भारी मन से इजाजत दे दी। कुश्ती का दिन तय हुआ। अखाड़े में जब बीरबल उस पहलवान के सामने पहुंचे तो पहलवान उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ऐ लड़के, बादशाह ने क्या तुम्हें मरने के लिए भेजा है? जाओ अपनी माँ का दूध पियो। बीरबल ने शांत भाव से कहा, पहलवान, मैं तुमसे लड़ तो लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ उससे लड़ता हूँ जो मेरी पीठ पर 100 कोड़े खाने के बाद भी खड़ा रह सके। पहलवान ने घमंड से कहा, बस इतनी सी बात? मुझे 100 क्या 1000 कोड़े मारो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं पहले कोड़े खाऊंगा। मुझे 100 कोड़े मारे जाएं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अकबर का दिल बैठने लगा। जल्लाद को बुलाया गया। जैसे ही जल्लाद ने पहला कोड़ा बीरबल को मारने के लिए उठाया, बीरबल चिल्लाए, ठहरो, मेरे दिमाग से निकल गया। हमारी शर्त के अनुसार जो मुझे 100 कोड़े मारेगा उसे इनाम में 1 लाख सोने की मोहरें मिलेंगी। यह सुनते ही पहलवान की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्लाद से कोड़ा छीन लिया और बोला, यह इनाम तो मेरा है, इसे 100 कोड़े मैं मारूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है,
मारो। पहलवान ने जैसे ही बीरबल को मारने के लिए कोड़ा उठाया, बीरबल एक तरफ हट गए और चिल्लाकर बोले, पहलवान अपनी शर्त भूल गए। पहले 100 कोड़े मुझे नहीं बल्कि उन्हें खाने थे। मैंने तो बस यह कहा था कि मैं पहले खाऊंगा, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। शर्त के मुताबिक अब पहले तुम्हें 100 कोड़े खाने होंगे। अब पहलवान बुरी तरह फंस गया। वह अपनी ही कही बात से मुकर भी नहीं सकता था। उसने सोचा था कि वह बीरबल को एक ही कोड़े में बेहोश कर देगा और इनाम जीत लेगा, लेकिन अब उसे खुद 100 कोड़े खाने थे। उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपनी हार मान ली। पूरा अखाड़ा तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी कुर्सी से उठकर आए और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज हम मान गए बीरबल की ताकत से बड़ा हथियार आत्मविश्वास और बुद्धि ही है। तुमने बिना हाथ लगाए ही इस घमंडी पहलवान को धूल चटा दी। अध्याय 5 हरा घोड़ा और शहंशाह का सब्र। अकबर को अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक शाम जब वे बाग में घूम रहे थे और चारों तरफ हरियाली थी, तो उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन एक हरे रंग का घोड़ा देखने का कर रहा है। तुम हमारे लिए 1 हफ्ते के अंदर एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। यह शहंशाह का एक और मनमौजी हुक्म था। अगर वे सीधे सीधे मना करते तो शहंशाह का अपमान होता। इसलिए उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। वे 7 दिनों तक दरबार से गायब रहे। 8वें दिन वे अकबर के सामने पेश हुए। उनका चेहरा थोड़ा उदास था। अकबर ने अधीरता से पूछा, कहाँ थे तुम? क्या हमारा हरा घोड़ा मिला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, आपकी मेहरबानी से मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बड़ी मुश्किल से उसके मालिक को मैंने मनाया है। अकबर की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक आ गई। उन्होंने कहा, तो फिर उसे पेश क्यों नहीं किया? बीरबल ने कहा, हुजूर, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। अकबर ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, हम खुद चलेंगे। और दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जहांपनाह, दूसरी शर्त थोड़ी अजीब है। घोड़े के मालिक का कहना है कि घोड़ा ले जाने के लिए आपको हफ्ते के 7 दिनों सोमवार से रविवार के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुनते ही अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए। वे जोर से हंसे और बोले, मान गए बीरबल। तुमने न तो हमारा हुक्म टाला और न ही हमें निराश किया। तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं। यह ठहाका बीरबल की उस कला को समर्पित था जो सिखाती थी कि कैसे एक असंभव काम को भी अपनी बुद्धि से संभव बनाया जा सकता है, या कम से कम उस स्थिति से सम्मान के साथ बाहर निकला जा सकता है। उपसंहार, ठहाकों की गूंज जो कभी खत्म नहीं होती। अकबर और बीरबल के किस्से सिर्फ उनकी बुद्धि या हाजिर जवाबी की कहानियां नहीं हैं। वे एक ऐसे रिश्ते की मिसाल हैं जहां एक बादशाह अपने सलाहकार को दोस्त की तरह मानता था और एक सलाहकार अपने बादशाह को सच का आईना दिखाने की हिम्मत रखता था। उनके दरबार में गूंजने वाले शाही ठहाके इस बात का सबूत थे कि एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज वही होता है जहां शासक आलोचना और हास्य को स्वीकार करने का साहस रखता है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ सल्तनत के मुश्किल मसलों को सुलझाया, बल्कि अकबर को एक बेहतर और ज्यादा धैर्यवान इंसान भी बनाया। उन्होंने यह साबित किया कि समस्याओं का हल हमेशा ताकत और गुस्से से नहीं, बल्कि शांति, विवेक और कभी-कभी एक अच्छी हंसी से भी निकलता है। सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं,
लेकिन अकबर और बीरबल की जोड़ी और उनके शाही ठहाकों की गूंज आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। ये किस्से हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसमें हास्य और बुद्धि के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मुश्किल तालों की चाबी अक्सर एक मुस्कान के पीछे छिपी होती है। अकबर बीरबल, बुद्धिमत्ता और विवेक की अनमोल सीख प्रस्तावना। एक अद्वितीय संबंध की शुरुआत मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी शानो शौकत पर था, तब उनके दरबार की रौनक न सिर्फ उनकी विशाल सेना या खजाने से थी, बल्कि उनके नवरत्नों की चमक से भी थी। इन्हीं नवरत्नों में एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। 3 अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और उसके सलाहकार का नहीं था, बल्कि वे गहरे दोस्त भी थे। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों, नैतिक मूल्यों और व्यावहारिक ज्ञान का भंडार हैं। ये किस्से हमें सिखाते हैं कि कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी शांति और चतुराई से निकाला जा सकता है। आइए उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से उन अनमोल सीखों को समझते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अध्याय 1, नजरिए की सीख। जो होता है, अच्छे के लिए होता है। जीवन में अक्सर हम अप्रत्याशित घटनाओं से विचलित हो जाते हैं और उन्हें दुर्भाग्य मान बैठते हैं। लेकिन बीरबल का मानना था कि ईश्वर जो भी करता है, उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई छिपी होती है। 4-5 एक बार शहंशाह अकबर शिकार के लिए जंगल गए। उनके साथ बीरबल और कुछ सैनिक भी थे। शिकार करते समय अचानक अकबर की उंगली में एक गहरा घाव लग गया और उनकी उंगली कट गई। 4 दर्द से कराहते हुए अकबर ने अफसोस जताया, यह बहुत बुरा हुआ। पास खड़े बीरबल ने सहजता से कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। ईश्वर जो भी करता है, अच्छे के लिए ही करता है। 4 उंगली कटने के दर्द से परेशान अकबर को बीरबल की यह बात तीर की तरह चुभी। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी पीड़ा का उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को ले जाओ और कारागार में डाल दो। जब इसे कष्ट का अनुभव होगा, तब इसे समझ आएगा। सैनिक बीरबल को पकड़कर ले गए। कुछ दिनों बाद अकबर फिर से शिकार पर गए, लेकिन इस बार वे अपने सैनिकों से बिछड़कर घने जंगल में भटक गए। वहां उन्हें आदिवासियों के एक कबीले ने पकड़ लिया। वे लोग अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि चढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अकबर को बलि के लिए तैयार किया। जैसे ही कबीले का पुजारी बलि देने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर अकबर की कटी हुई उंगली पर पड़ी। 4 उसने तुरंत सबको रोकते हुए कहा, यह व्यक्ति खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। देवी को अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं होगी। आदिवासियों ने अकबर को तुरंत छोड़ दिया। अपनी जान बचते देख अकबर को बीरबल की बात याद आ गई। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। महल लौटते ही उन्होंने सबसे पहले बीरबल को आजाद करने का हुक्म दिया। बीरबल के आने पर अकबर ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सही थे, तुम्हारी बात सच हुई। मेरी कटी उंगली ने आज मेरी जान बचा ली, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हें तो मेरी वजह से इतने दिन बिना किसी अपराध के कारागार में रहना पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे साथ भी बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं आपके साथ कारागार में नहीं होता, तो उस दिन शिकार पर आपके साथ होता। कबीले वाले आपको तो आपकी खंडित उंगली की वजह से छोड़ देते, लेकिन मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं। वे निश्चित रूप से मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए आपका मुझे कारागार में डालना भी मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ।
4 यह सुनकर अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। सीख इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और अप्रिय घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से वे हमें कष्टकारी लगें, लेकिन दूरगामी पर्सपेक्टिव से उनमें कोई बड़ा हित छिपा हो सकता है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। अध्याय 2 न्याय और समानता की सीख। बीरबल की खिचड़ी। एक सच्चे शासक का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के हर व्यक्ति के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करे। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को कई बार इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का स्मरण कराया। बीरबल की खिचड़ी का किस्सा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 6 सर्दियों की एक रात अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने ठंडे पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए इस बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं, जहांपना। एक गरीब व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 6 अकबर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पास की झील के ठंडे पानी में पूरी रात गर्दन तक डूबा रहेगा, उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह कांपते हुए पूरी रात उस बर्फीले पानी में खड़ा रहा। महल के सिपाही उस पर नजर रखे हुए थे। सुबह जब वह कांपता हुआ दरबार में पहुंचा तो अकबर ने पूछा, तुमने पूरी रात इस ठंडे पानी में कैसे बिताई? ब्राह्मण ने मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, मैं रात भर आपके महल की खिड़की में जल रहे एक दीपक को देखता रहा। उसी की लौ के सहारे मैंने पूरी रात काट ली। 7 यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, धोखेबाज, तुमने महल के दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण निराश होकर लौट गया। बीरबल को यह अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। जब अकबर ने उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वे अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक वह पक नहीं जाती वे नहीं आएंगे। दिन बीत गया लेकिन बीरबल नहीं आए। चिंतित होकर अकबर खुद उनके घर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। एक ऊंचे से बांस पर एक छोटी सी हांडी लटकी हुई थी और नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जल रही थीं। बीरबल आराम से बैठे थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? इतनी दूर से भला यह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, क्यों नहीं पकेगी जहांपना। जब एक गरीब ब्राह्मण महल की खिड़की में जल रहे दीपक की गर्मी से पूरी रात खुद को गर्म रख सकता है, तो मेरी यह खिचड़ी भी इस आग की गर्मी से जरूर पक जाएगी। 8 अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत उस गरीब ब्राह्मण को बुलवाया और उसे सम्मान के साथ 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी। 8 सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करते समय किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। शक्ति और अधिकार का उपयोग कमजोरों की मदद के लिए होना चाहिए, न कि उनके शोषण के लिए। साथ ही यह कहानी व्यावहारिक ज्ञान की महत्ता पर भी जोर देती है। अध्याय 3 बुद्धि और चतुराई की सीख। चोर की दाढ़ी में तिनका। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सत्य और असत्य के बीच भेद करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे समय में बल या अधिकार के बजाय बुद्धि और मनोवैज्ञानिक समझ की आवश्यकता होती है। एक बार एक अमीर व्यापारी के घर में कीमती गहनों की चोरी हो गई। व्यापारी को अपने सभी नौकरों पर शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने यह गुत्थी सुलझाने का काम बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन सबने चोरी से इनकार कर दिया। 8 तब बीरबल ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सबको एक एक बराबर लंबाई की लकड़ी दी और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं।
इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। जिसने भी चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी लकड़ियों के साथ हाजिर होना। सभी नौकर लकड़ियां लेकर अपने घर चले गए। उनमें से जो असली चोर था वह बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सच में 1 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे बचने के लिए मुझे अपनी लकड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा कर देना सत्य चाहिए। इस तरह सुबह तक वह बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। अगली सुबह जब सभी नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने सबकी लकड़ियां देखीं। असली चोर की लकड़ी बाकी सब लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे पहचान लिया।